देखो नया चैप्टर स्टार्ट करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। जब अपन ने कॉस्टिंग स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि कॉस्टिंग करने का कुछ ऑब्जेक्टिव है। व्हाट वाज द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। राइट। यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, टू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ नहीं, इट इज अ टेक्निक टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉस्ट को और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है। कैसे, किस तरीके से? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को बनाने का बेंचमार्क। राइट। व्हेन आई से कॉस्टिंग में प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा तो कोई भी चीज को बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है। राइट। अब हम जब उसको एक्चुअल सिनेरियो के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमने सोचा था वैसा हुआ या उससे बुरा हुआ। राइट। इफ जैसा सोचा उससे बेटर कर दिया, दैट मीन्स वी वर इन अ गुड पोजीशन, फेवरेबल पोजीशन है अपना। एंड इफ उससे खराब किया हमने तो हमारा पोजीशन क्या है? एडवर्स है। राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी आर व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मतलब टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या लगता है अपना, अपने जो अभी तक चैप्टर पढ़े, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन चीज लगती है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। मटेरियल के बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, लेबर के बिना बन नहीं सकता। ओवरहेड, ओवरहेड में कितने खर्चे थे? दो तरह के खर्चे, एक मेरे, एक फिक्स खर्चे और एक वेरिएबल। फैक्ट्री में कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, चाहे आप काम करो चाहे नहीं करो वो तो लगना ही, जैसे फैक्ट्री रेंट, मैनेजर सैलरी। आपका प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है उसको तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो फिक्स खर्च है। कुछ होता है वेरिएबल, जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ में वो खर्चे होंगे, उसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल। राइट। तो ओवरऑल जब मैं कॉस्ट एलिमेंट, एक एक कॉस्ट एलिमेंट को कंपेयर करूं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो, कॉस्टिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर प्रोडक्शन। क्योंकि हम ऐसा नहीं है जब बना रहे हैं तब कॉस्टिंग के बारे में सोचते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन होना है, तो जब फंक्शन वाले दिन है उस दिन हलवाई के साथ बैठ के एस्टिमेशन लगाओगे क्या? या उससे पहले ही हो जाएगा कि हमारे 500 गेस्ट आएंगे, 500 गेस्ट के लिए ये आइटम बनाना है, तो फिर हलवाई डिसाइड करेगा ना, अच्छा इतना इतना मेरे को मटेरियल लगेगा, आप मार्केट से लाके दे देना फिर मैं बना दूंगा। राइट। आई बात समझ में? अब सपोज आपने एक एस्टिमेशन बैठाया कि मेरे 500 गेस्ट आएंगे, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, कुछ शादियों में, जैसे कोविड के टाइम जो शादियां हो रही थी, तो जब उन्होंने, एंगेजमेंट तो बहुत पहले हो जाता है, प्लानिंग पहले हो चुकी है, इनविटेशन पहले जा चुका है, तो इनविटेशन गया तो हमें पता था 500 गेस्ट तो आएंगे, लेकिन कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस, अब गेस्ट ही कितने हमारे पास, 25-30 गेस्ट है, उसी में सब कुछ करना है। तो हमने 500 गेस्ट का स्टैंडर्ड बनाया था कि हर एक गेस्ट के लिए इतना खाना तो कम से कम लगा के, मतलब पर गेस्ट का एक कॉस्टिंग निकाला था। अब सोचो यदि वो 500 गेस्ट का कॉस्टिंग आप कंपेयर 30 गेस्ट का कॉस्टिंग के साथ करोगे क्या? हमेशा उल्टा ही आएगा। 500 के लिए कम से कम आपने बजट बनाया होगा 3-4 लाख रुपए का, 30 के लिए उतना लगेगा क्या? आप यदि कंपेयर करोगे आप तो बोलोगे फेवरेबल हो गया। क्या ये कंपैरिजन ठीक है क्या? कभी भी ठीक नहीं। आपको स्टैंडर्ड किसका बनाना पड़ेगा? 30 गेस्ट का ही स्टैंडर्ड बना के आप उसको एक्चुअल से कंपेयर करोगे, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। एक तरफ आपने स्टैंडर्ड बनाया था 500 गेस्ट का और एक्चुअल में 30 गेस्ट है, तो 500 गेस्ट का कॉस्टिंग क्या 30 गेस्ट का कॉस्टिंग के साथ कंपेरेबल है क्या? नहीं है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्टैंडर्ड चाहिए, बट स्टैंडर्ड भी कौन सा चाहिए? जो आपने एक्चुअल में हुआ है। यू शुड प्रिपेयर योर स्टैंडर्ड एज पर द एक्चुअल आउटपुट। सपोज हमने प्रोडक्शन सोचा था 5 लाख यूनिट बनाएंगे, 5 लाख यूनिट का कॉस्टिंग निकाला, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, ओवरहेड इतना लगेगा। अब एक्चुअल में बनाया ही 1 लाख यूनिट है, तो 5 लाख यूनिट में सोचा था कि 2 करोड़ का मटेरियल लगेगा। अब 1 लाख यूनिट बनाया आपने, मटेरियल लगा 50 लाख रुपए का, तो क्या कंपैरिजन है? क्या आप बोलोगे यस मजा आ गया, फेवरेबल है? सोचा था 2 करोड़ का मटेरियल लगेगा और हमारा तो 50 लाख का ही मटेरियल लगा है, कितना अच्छा बात है, हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जब आप करोगे आप तो मैनेजर को शाबाशी दोगे, बहुत बढ़िया, तूने बोला था 2 करोड़ का खर्चा लगेगा मटेरियल, तूने तो पूरे साल भर 50 लाख में काम कर दिया, शाबाशी मिलेगा क्या? क्या आप ऐसे इवेल्युएट थोड़ी करोगे? आप क्या करोगे? आप मैनेजर से पूछोगे कि देख तूने बोला था 5 लाख यूनिट बनेगी तो 2 करोड़ का मटेरियल लगेगा, अब तूने बनाया कितना? 1 लाख यूनिट। राइट। कितना लगा उससे मुझे मतलब नहीं है,
तो ये बता, यदि तूने 1 लाख का स्टैंडर्ड बनाया होता तो कितना मटेरियल लगना चाहिए था, राइट? अब मुझे एक्चुअल में बता कि तूने कितना लगाया, तब आप उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाओगे ना। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये स्टैंडर्ड होता है, वी ऑलवेज से स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल। हमने कौन सा बजट बनाया, एक होता है बजट और एक होता है स्टैंडर्ड, राइट? बजट ओवरऑल बनता है, बट व्हेन वी से स्टैंडर्ड इट इज ऑलवेज कंपेयर टू द एक्चुअल। तो हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर का थंब रूल है, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आएगी वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में आएगी। आपको डेटा देगा 5 लाख यूनिट, एक्चुअल में 1 लाख यूनिट, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख के स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 लाख के यूनिट के स्टैंडर्ड पे, एंड देन आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। आई बात समझ में? तो एक तो है स्टैंडर्ड, इससे कंपेयर करने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम हमारे मैनेजर्स का या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाएंगे। अब क्यों अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम बोला? सपोज मटेरियल है, रॉ मटेरियल, राइट? अब हमें लगता है रॉ मटेरियल, सपोज मुझे 10 यूनिट बनाना था, 10 यूनिट बनाना था। 10 यूनिट जब मैंने एस्टिमेशन लगाया, सब कुछ फोरकास्ट वगैरह किया, तो एक एक्सेल शीट में मैंने बनाया होगा कि 10 यूनिट बनाने में ये रॉ मटेरियल लगेगा, मार्केट में इतना रुपए में मिल ही जाता है। जैसे हम घर बनाने से पहले सोचते हैं ना कि यार एक घर बनाने में कितना खर्चा लगेगा, घर बनाने में ईटा लगेगा, बजरी लगेगा, ये सब लगेगा, और उस टाइम हम इवेलुएट करते हैं यार ईटा, एक ईटा इतना रेट में मिल जाएगा, तो इतना रुपए का तो मेरा ईटा लग जाएगा, इतना बजरी लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, ऐसे एस्टिमेशन चलता है ना। फिर लेबर, यार लेबर इसको बनाने में इतना दिन तो लगेगा ही लगेगा, आजकल लेबर का हाजिराना चल रहा है 800 रुपए, तो पर डे के हिसाब से इतना करके फिर आप एक एस्टिमेशन करते हो लेबर का खर्चा इतना लगेगा, तो ओवरऑल एक एस्टिमेशन बन जाता है दिमाग में कि यार एक घर बनाने में मेरा कम से कम 30 लाख का खर्चा आएगा, राइट? अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करोगे? आप चेक करोगे ना कि मैंने मटेरियल जितना सोचा क्या उतना लगा या उससे कम लगा। हो सकता है कम लगा, लेकिन फिर भी पैसा ज्यादा लग रहा है। सोचा था 10 कट्टा सीमेंट लगेगा, लगा 8 कट्टा, बट फिर भी खर्चा ज्यादा लग गया। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? 10 बॉक्स सीमेंट लगना था, लगा 80 है, अच्छी बात है, कंजम्पशन तो कम ही काम कर लिया, फिर भी कॉस्टिंग रुपीज वाइज ज्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों? मे बी जब हमने एस्टिमेशन किया था हमें लगा था सीमेंट का एक बॉक्स 1000 रुपए में आ जाएगा, और जब एक्चुअल में मैदान में उतरे एक बॉक्स का रेट डबल हो चुका था, 2000 रुपए में सीमेंट मिल रहा था, सस्ता मिल ही नहीं रहा था। ये भी तो हो सकता है, राइट? ये हो सकता है कि हमने सोचा था 1000 रुपए बॉक्स मिलेगा, और प्रैक्टिकली जब परचेज वाला गया मेरा मार्केट में, उसका बार्गेनिंग स्किल इतना बढ़िया, उसने 800 रुपीज पर बॉक्स परचेज कर लिया, पैसा बचाया उसने। यहां पे उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन देखो तो अच्छा काम किया, लेकिन जो लेबर है वो यूज करने के टाइम इतना वेस्ट किया, इतना वेस्ट किए, जहां मेरा 10 बॉक्स लगना चाहिए था मेरा 12 बॉक्स लग गया। तो क्या फायदा हुआ? परचेज डिपार्टमेंट ने तो अच्छा काम किया, लेकिन प्रोडक्शन वाले ने बर्बाद कर दिया ना। तो यानी जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो वी हैव टू थिंक कि ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट देख के मतलब नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं बात करूं मटेरियल, तो एक हो गया टोटल बेसिस पे कि हमने सोचा था कि घर बनाने में मटेरियल लगेगा 10 लाख का, एक्चुअल में लगा 12 लाख, दैट मींस खराब है, 2 लाख एडवर्स है, मेरा ज्यादा पैसा लगा। लेकिन ये 2 लाख जो खराब हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, इसका रीजंस भी तो जानना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये तो कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा अपना। अब ये जब चलता जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से प्रोजेक्ट आएगा, तो आप किसको लाइबल कराओगे? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन तो करना पड़ेगा ना, प्लस कॉस्ट कंट्रोल भी करना है। तो आप फिर से क्या करते हो, आप बोलते हैं अच्छा ठीक है 2 लाख का मेटेरियल ज्यादा लगा ना, पहले हमें ये बताइए कि प्राइस हमने क्या सोचा था परचेज करने का। हो सकता है चीजें महंगी हो गई थी, मैंने सोचा था 10 रुपी पर केजी खरीद लूंगा, अब जब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन में गए तो मटेरियल महंगा हो गया था, 12 रुपए केजी हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेरिएंस क्या होगा? नेगेटिव आएगा, मेरा खर्चा ज्यादा ही लगना है। ऐसा भी हो सकता है सोचा था 10 रुपीज केजी, लेकिन हमने परचेज किया है 8 रुपीज केजी, तो परचेज डिपार्टमेंट को हम रिलायबल लाइबल ठहरा सकते हैं क्या? परचेज डिपार्टमेंट को बुला के क्या मैं गाली दे सकता हूँ ऑफिस में? बोलेगा सर आपने बोला था इतना मटेरियल चाहिए 100 केजी, मैंने 100 केजी मटेरियल खरीद के दिया मार्केट से,
आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन था 10 रुपए पर केजी आपका पड़ेगा, बट हम अच्छे वेंडर के पास गए, बढ़िया बार्गेनिंग किए और 8 रुपीज पर केजी में प्रोक्योर करके दिया फैक्ट्री को, तो मेरा तो परफॉर्मेंस अच्छा ही हुआ। आप पकड़ो प्रोडक्शन वाले को, हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ी करी है। क्या गड़बड़ी करी है? उसने यूज प्रॉपरली नहीं किया होगा। उसको ओवरऑल टोटल जितने भी यूनिट्स है, आउटपुट है, बनाने के लिए हमने बोला था 100 किलो लग जाएगा, उतना ही लगेगा, उतने में बन जाएगा, बट हो सकता है उसका एफिशिएंसी अच्छा नहीं था। उसने क्या किया, 100 की जगह 120 केजी यूज किया, तब जाके आउटपुट पूरा का पूरा बना। तो 20 केजी एक्स्ट्रा लगा, तो 20 केजी पे परचेज भी एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो वो जो पैसा है, इससे किसका परफॉर्मेंस खराब हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो यू हैव टू इवेलुएट ईच एंड एवरी वेरिएंस सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिलायबल ठहरा सको एंड यू कैन प्रॉपरली प्लान हाउ टू कंट्रोल माई फ्यूचर कॉस्ट। आई बात समझ में? दिस इज ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां पे अपन को कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। आई बात समझ में? जैसे कि सपोज कोई एक आप लोग एज ए स्टूडेंट लाइफ, अभी आपके पास 1 साल होता है इंटर एग्जाम देने के लिए, राइट? आपने इंटर एग्जाम दिया 1 साल, पास हो गए, आपका एक सर्टेन मार्क्स आया। एक स्टूडेंट और है, उसने एक अटेम्प्ट ड्रॉप दिया, अटेम्प्ट ड्रॉप किया, 2 साल का टाइम लिया, एग्जाम दिया, रैंक आ गया। नाउ क्या उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर की जा सकती है क्या? क्योंकि कंपेयर कब होगा? टाइम पीरियड सेम लाओ, या तो आपका 1 साल को 2 साल का स्टैंडर्ड बनाओ, या फिर उसके 2 साल के स्टैंडर्ड को सोचो कि इसलिए उसने 1 साल में एग्जाम दिया होता तो उसका कितने मार्क्स आते, राइट? फिर कंपेरेबल रहता ना। आई बात समझ में? तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही करना है, अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी होगा, वी नीड स्टैंडर्ड, बिकॉज जब तक स्टैंडर्ड कोई चीज का नहीं होगा, आप इवेल्युएट करोगे किसके साथ में? जैसे आपका कोई एक परफॉर्मेंस हुआ, कोई मार्क्स आया, घर वाले उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? शर्मा जी के बेटे की मार्कशीट के साथ। अब शर्मा जी का बेटा है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। जैसे कि सीए में यदि गलती से मार्कशीट घर पे, ले इतना ही मार्क्स आया, 45, इसमें तुम खुश हो रहे हो, 60 आया उसमें तुम नाच रहे हो, 75 में तो पता नहीं बाप रे क्या क्या कर रहे हो। घर वाले टेंशन में कि हो क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ में, क्योंकि उनके लिए स्टैंडर्ड क्या है? आपका 12th का मार्कशीट, जहां पे आप 90 के नीचे बात नहीं कर रहे थे। अब उस मार्कशीट से कंपेयर कर रहे हैं आपके सीए की मार्कशीट को, 50% ही तो लाना था, वो भी नहीं ला पाया। ऐसा होता है ना। तो क्या वो कंपैरिजन सही है? वो लेवल सही नहीं है। वो कर तो सही रहे मार्कशीट टू मार्कशीट, लेकिन पहले एचएस के लेवल को सीए के लेवल का पेपर बनाओ, यानी स्टैंडर्ड को बदलो, एंड देन फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो। आई बात समझ में? तो दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेयर यू हैव टू कंपेयर योर स्टैंडर्ड आउटपुट विद द एक्चुअल आउटपुट। अब यहां पे हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो 5 तरह के फैक्टर्स: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल में नॉर्मल मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, लेबर मतलब जो मेरे डायरेक्ट लेबर थे, ओवरहेड में 2 खर्चे। ओवरहेड मींस, ओवरहेड का मीनिंग क्या था? ओवरहेड का मीनिंग क्या था? Yes, indirect cost of a factory is known as overhead. Indirect cost of a factory is known as overheads, right? अब indirect cost दो तरह का है, एक है फिक्स्ड और एक वेरिएबल। एक है फिक्स और एक वेरिएबल। आई बात समझ में? तो दोनों को अलग अलग होगा। अब इसके अंदर में मैंने आप लोग को एक चार्ट बनाया, ये तो ठीक है, काम आएगा कि किस, हम लोग इसी प्रोसेस से जाएंगे, पहले मटेरियल वेरिएंसेस करेंगे, फिर लेबर करेंगे, फिर वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर मिक्सड अप वाला क्वेश्चन, राइट? एंड ट्रस्ट मी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आता है। आप, क्या होता है, कुछ बच्चे फिक्स्ड या फिर वेरिएबल में आके ना समझ नहीं पाते। जैसे मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा, यदि आपने वैसे किया और एक दिमाग में एक चीज सेट कर लिया कि मेरे को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। यदि सोचो आपका पास स्टैंडर्ड है 500 यूनिट का और आपने एक्चुअल आउटपुट किया 300 यूनिट, क्या वो कंपैरिजन हो सकता है क्या? पहले क्या करेंगे, 300 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाएंगे। इफ 500 यूनिट के लिए इतना लगना है तो 300 के लिए कितना लगेगा? प्योरली यूनिटरी मेथड। आई बात समझ में? तो एक थंब रूल है, मेरे को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, चाहे कोई भी वेरिएंस अपन कर रहे हैं, हम हमेशा जो स्टैंडर्ड चाहिएगा एज पर एक्चुअल आउटपुट चाहिएगा। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? फिर इसके जितने वेरिएंस है, सब हेड वेरिएंस, ये नाम याद होने चाहिए।
फॉर्मूलाज याद करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करने से भी काम हो जाएगा। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता। ऊपर में 10 से 15 मार्क, नीचे में 5 से 6 मार्क तो देके जाएगा जाएगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप उस पॉइंट में पहुंच जाते हो, जैसे मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं खाली बैठ के एक पेज में पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिख सकता था। और एक पेज का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है ये, इफ आप ये लिख सकते हो और फिर दिमाग में बोल सकते हो किसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेशन चाहिएगा, ट्रस्ट मी ये चैप्टर हमेशा कमांड में रहेगा। एंड सबसे बड़ी गलती होती है, एक तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में एग्जाम में कम टाइम लगता है, राइट, और इसी को छोड़ के चले जाते हैं। दो वेरिएंस करने के बाद, मटेरियल लेबर करने के बाद क्या होता है, छोड़ने की आदत हो जाती है, फिक्स्ड ओवरहेड में क्या बोल रहा है, क्या इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपने 2-3 बार बोला तो ट्रस्ट में बार बार घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, एकदम न्यूमेरिकल है, थ्योरी पे फोकस ही नहीं करना इस चैप्टर के अंदर में, प्योरली न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करते हैं, जस्ट टू कॉस्ट कंट्रोल, इट्स टेक्निक टू कंट्रोल कॉस्ट एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, सो दैट फ्यूचर का बजट वगैरह हम लोग सब कुछ अच्छे से बना सके। आई बात समझ में? अब जो आज पहला डिस्कशन अपन को करना है दैट इज मेटेरियल वेरिएंस, राइट। मेटेरियल, इधर मेटेरियल का मतलब जो रॉ मेटेरियल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्लियर है। तो अपने को मेटेरियल कितना यूज करना है, जैसे कि एग्जांपल घर का ही कोई फैमिली फंक्शन ले लेते हैं कि आपको लगा कि 500 गेस्ट है, ठीक है, 500 गेस्ट में सर्टेन आइटम्स, ये आइटम चाहिए तो सारा सामान खरीदना है ना, तो वो जो सारा सामान है वही तो मेटेरियल है। वो सारा सामान खरीदने में टोटल कितना पैसा लगेगा, दैट इज द कॉस्ट, राइट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू रेट। व्हेन आई से कॉस्ट इज मींस पैसे की बात कर रहे हैं, तो कितना टोटल पैसा ऑफ मटेरियल मेरा पूरे साल में लगना है टू अचीव माय एक्चुअल आउटपुट, यानी 500 गेस्ट को खिलाने के लिए मेरा टोटल कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगना है। ये तो आज सोच रहे हैं ना, पार्टी तो नेक्स्ट वीक है, एक हफ्ते में तो बहुत कुछ बदल सकता है। जो सब्जियां हमने सोची होगी इस रेट में मिल जाएगी, क्या पता स्कार्सिटी आ गई हो, अब चीजें महंगी हो रही है, या फिर सस्ती हो गई हो, एनीथिंग इज पॉसिबल ना। देन वी कंपेयर अवर टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज द वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, राइट। जैसे कि आप फाउंडेशन पास होते हो, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, हर दिन ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, इस मंथ में सिलेबस खत्म करेंगे, ऐसे रिवाइज, ऐसे पेपर लिखेंगे, राइट। अब ये है आपका स्टैंडर्ड, व्हाट विल बी योर एक्चुअल मार्कशीट, योर एक्चुअल मार्कशीट परफॉर्मेंस। फिर आप अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, क्या क्या सोचा था पास होने के लिए, ये करना था और किया क्या क्या, डिफरेंस इज वेरिएंस। ताकि पॉजिटिव आ गया तो वेरी गुड, नेगेटिव आया तो नेक्स्ट टाइम आप उस प्लान को प्रॉपर वे में बनाओगे कि ख्याली पुलाव बहुत बना लिए थे, अब ग्राउंड लेवल पे आते हैं, मेरी औकात इतनी है, मैं इतना ही पढ़ूंगा और इस तरीके से खत्म करूंगा। आई बात समझ में? दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड ये हम हमेशा करते हैं। आप एक ट्रिप प्लान करते हो, सबसे पहले बजट बना रहे हैं, दैट बजट इज ए स्टैंडर्ड, राइट। आपने सोचा ट्रेवल करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बाय फ्लाइट या कार इतना पैसा लगेगा, राइट। फिर वहां स्टे करने में होटल मिल जाएगा अपने को, सस्ता सस्ता होटल मिल जाएगा, वहां रहेंगे हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जाएंगे खाएंगे, इतना इतना पैसे में हो जाएगा। फिर घूमने का इतना इतना पैसा लगेगा। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड। बट ट्रिप घूम घुमा के जब घर पे आके वापस हिसाब करते हो तो आपको पता चलता है कुछ तो हिल गया, जो सोच के गए थे उतना पैसा तो नहीं, पॉकेट में कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से और एक्स्ट्रा पैसा लग गया। अब ये लगा कहां, जरूरी नहीं है कि ट्रेवलिंग में ही एक्स्ट्रा लगाओ, क्या पता ट्रेवलिंग में तो हमने बचा लिया था, वहां पे लोकल कन्वेंस यूज कर ली, ठीक है, महंगी ट्रेवल नहीं यूज किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, होटल सोचा था सस्ता मिल जाएगा, पीक टाइम में थे, कोई बुकिंग ही नहीं मिली, अब चले गए तो महंगे में रहना पड़ा। सोचा था वहां खाना सस्ता मिलेगा, बट रेस्टोरेंट्स में रेट्स हाई हुए थे, राइट। घूमना बजटेड में हो गया था जितना सोचा था। तो दिस इज द वेरिएंस एनालिसिस, वही तो हम अपन घर आके करते ना, वही चीज आप इस चैप्टर में करो, क्लियर है। तो मटेरियल के अंदर कितना वेरिएंस अपन को सीखना है, मटेरियल के अंदर टोटल अपन को 5 वेरिएंसेस सीखने। एक है ओवरऑल टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल खर्चा कितना लगा, वो एकदम सिंप्लीफाइड है। लेकिन ये कॉस्ट वेरिएंस डिफरेंस आ क्यों रहा है, जैसे हमने सोचा था 500 गेस्ट पे मेरा 3 लाख रुपए का टोटल खर्चा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में लग गया 4.5 लाख।
अब ये 1.5 लाख जो एक्स्ट्रा लगा है, कहना इसे एडवर्स है मेरे लिए, राइट? ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, एडवर्स लगा मेरा। तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा लगा क्यों? इसके रीजन बहुत कुछ हो सकते हैं। पहला कि जब मैंने मटेरियल प्रोक्योर किया, खरीदा, मार्केट से महंगा खरीद लिया, सस्ता मिला ही नहीं मेरे को, या फिर मेरी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं थी, या फिर मैंने दिमाग ही नहीं दौड़ाया, और भी वेंडर्स थे, वो वही सामान मेरे को सस्ते में मिल सकता था, मैंने कोशिश नहीं की, राइट? तो इसमें डिफॉल्ट है मेरा परचेज डिपार्टमेंट का। फैक्ट्री में मैंने सोचा कि इतना लगाऊंगा मैं, मेरा काम है, आई एम द मैनेजिंग कमेटी, मेरे को बस प्लान बनाना है, प्लान बनाया, इतना बनाना है, और मैंने सामने वाले को दे दिया, प्रोडक्शन वाले को। अब प्रोडक्शन वाला क्या करता है? स्टोर में जाता है, रॉ मटेरियल दे, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो किसको देगा? स्टोर वाला। परचेज वाले को, जा मार्केट से खरीद कर लेके आ। अब परचेज वाले ने यदि गलत प्राइसिंग में बाय किया है तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस कभी फेवरेबल आएगा ही नहीं। जहां सोचा सस्ता खरीदेंगे, वहां यदि उसने डबल रेट में बाय कर दिया तो क्या कभी भी मेरा कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो पहले पकड़ना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को। तो परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है प्राइस से, कि किस वैल्यू पे उसने खरीदा है, हमने उसको किस वैल्यू पे बोला था, और उसने किस वैल्यू पे प्रोक्योर किया है, वही मेरा कंपैरिजन हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट का कोई गलती ही नहीं था, उस बेचारे ने एकदम परफेक्ट रेट में, हो सकता है सस्ता खरीद के दिया हो, वहां तो हमें फायदा हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन वाले ने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया। जरूरत था 10 केजी यूज करने का, बट वो इतना गंदे तरीके से यूज करता था, आधा तो वेस्ट कर देता, ये भी खराब है, मशीन से गिर जाता था, प्रॉपर वे में यूज नहीं किया। तो प्रोडक्शन वाले की गलती, तो प्रोडक्शन वाले को हम लोग ब्लेम करेंगे ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग निकालते हैं यूजेस वेरिएंस। उसने वो मटेरियल किस बेटर वे में यूज किया, यदि अच्छे से यूज किया तो मेरा वेरिएंस फेवरेबल आएगा। यदि उसने खराब यूज किया है तो जितना हमने बोला होगा उससे ज्यादा उसने मटेरियल लगा दिया होगा, तो ज्यादा लगाया तो पैसा भी ज्यादा लग रहा होगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली वेरिएंस क्या आ जाएगा? एडवर्स। समझ में आया? तो मटेरियल के अंदर दो वेरिएंस है, एक है प्राइस और एक यूजेस। प्राइस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? परचेज डिपार्टमेंट, और यूजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये तो क्या नॉर्मल। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में भी इफ एक ही टाइप का रॉ मटेरियल लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अपन सपोज चाय बनाते हैं, क्या एक ही रॉ मटेरियल लगता है क्या? पानी लगता है, दूध लगता है, चीनी लगता है, मसाला लगता है, राइट? अब उसको बोला मैंने आधा कप पानी, आधा कप दूध, इतना अदरक, इतनी सी केसर, इतना मसाला, सब कुछ मेजरमेंट बता दिया वैसे डालना, बट वो भी होशियार, आधा से ज्यादा पानी, दूध कम, चीनी ज्यादा, मसाला कम, चाय का टेस्ट बर्बाद, राइट? यानी मिक्सिंग में गड़बड़ी कर दिया। मिक्सिंग में, अरे भाई, एक जब प्रोडक्ट 5-7 रॉ मटेरियल से बनता है तो उसमें हर एक का एक क्वांटिटी डिसाइडेड होता है ना। आपने देखना कोई भी खाने वाली चीज के पीछे ना उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, कितना कितना ग्राम, कितना वही गड़बड़ है सब कुछ, तो गया कहानी फिर से खत्म। तो मिक्स करने में आपने गड़बड़ कर दिया, तभी भी आपका क्या हो सकता है? कॉस्ट महंगा पड़ेगा। कॉस्ट महंगा पड़ेगा तो वेरिएंस एडवर्स आएगा। तो मिक्सिंग वेरिएंस, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आपको चेक करना पड़ेगा। और एक होता है यील्ड वेरिएंस, मतलब परफॉर्मेंस, जैसा सोचा था क्वालिटी ऑफ आउटपुट निकल के आएगा वैसा नहीं निकल के आ रहा। केसर लेके तो आए थे, पूरी लाल लाल कलर हो रहा था, बस वो कलर ही लाल हो रहा था और कुछ आउटपुट नहीं दिया उसने। तो दैट इज यील्ड वेरिएंस, जो आउटपुट होना चाहिए वैसा आउटपुट मिला या फिर नहीं मिला। बहुत बार हम बहुत सी अच्छी चीज खरीदते हैं, जैसे कभी कोई टी शर्ट अच्छी सी खरीदी, ये तो चलेगी लंबी, 2 दिन पहला नहीं ऐसे किया नहीं, लाइन, मतलब आउटपुट क्वालिटी अच्छा नहीं निकला मेरा। तो दैट इज द यील्ड वेरिएंस, जो मटेरियल से जैसा आउटपुट निकलना चाहिए था क्या उतना तरीके का उस क्वालिटी का आउटपुट हुआ है क्या? इफ नहीं हुआ तो मेरा वेरिएंस फिर से नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? तो यूज करने में दो फैक्टर है। पहला है मिक्सिंग, मशीन में डालने में ही गड़बड़ी कर दिया, जितना जितना क्वांटिटी बोला था उस रेशियो को ही गड़बड़ कर दिया। बोला था 4:2 में डालना, 2 मटेरियल लगता है, 4:2 में डालना, होशियारी किया 3:2 में डाल दिया। इसमें भी तो बन जाएगा, बन तो जाएगा, बट मेरा खर्चा फिर ज्यादा लगेगा। क्यों खर्चा ज्यादा लगेगा? क्योंकि आउटपुट जैसा मुझे चाहिए वो निकल के आएगा नहीं, और आउटपुट नहीं आएगा तो मैं कस्टमर को बेचूंगा कहां? मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएंस, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। कॉस्ट ज्यादा तो वेरिएंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया? नेगेटिव हो गया।
राइट? मिक्सिंग में गड़बड़ी हो सकता है, मिक्सिंग ठीक किया लेकिन ईल्ड जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होना चाहिए था उसमें गड़बड़ी है। तो ओवरऑल मटेरियल में अपने को कितना वेरिएंस चाहिए? 5। दो डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसमें मटेरियल में, एक है परचेज का और एक प्रोडक्शन वाले का। परचेज को रिलायबल किसके लिए होगा? प्राइस के लिए, और प्रोडक्शन वाला यूज के लिए। अब यूज में भी दो है, क्या है? मिक्सिंग एंड ईल्ड, राइट? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल ईल्ड वेरिएंस। आई बात समझ में? ओवरऑल जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, मतलब आप क्या कैलकुलेट करोगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, यहां तक रुक जाएंगे। लेकिन इफ एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है तभी तो मिक्सिंग का बात आएगा ना। यदि मटेरियल ही एक ही है तो क्या मिक्स करोगे? कोई मिक्सिंग का है नहीं। मिक्सिंग का बात आता है जब कोई एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लगे, तब वहां पे एक प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है यूज करने का, राइट? तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का काम कब आएगा? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल आपके लग रहे हैं। आई बात समझ में? अदरवाइज मिक्स और यील्ड वेरिएंस चाहिए नहीं। और एक चीज, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है यहां पे। माय मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस शुड मैच विथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कि कॉस्ट का वेरिएंस किसकी वजह से आएगा? या तो प्राइस की वजह से या फिर यूजेस की वजह से। इन दोनों में जितना भी वेरिएंस है वैल्यू वाइज, दैट शुड बी इक्वल्स टू माय कॉस्ट वेरिएंस। एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस शुड मैच विथ माय यूजेस वेरिएंस। क्योंकि यूजेस का ही तो दो सब पार्ट है, यूज करने का दो है, एक तो यील्ड या फिर मिक्सिंग में गड़बड़ी। इन दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया होगा तब ये एडवर्स आ रहा होगा, और इन दोनों में सब कुछ बेस्ट किया है तो ये फेवरेबल आ रहा होगा आपको। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होता है। आई बात समझ में? कभी आप कैलकुलेट कर रहे हो कॉस्ट वेरिएंस तो एक्स वैल्यू आ गया, अब प्राइस और यूजेस निकाल चुके हो, लेकिन प्राइस और यूजेस को ऐड करके कॉस्ट बन ही नहीं रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ी किया आप मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकाले लेकिन उसको ऐड करके यूजेस मिल ही नहीं रहा, मतलब फिर से गड़बड़ी किया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ओवरऑल आज का डिस्कशन इसी पे रहेगा, फिर देन नेक्स्ट लेबर, फिर ओवरहेड, ऐसे ऐसे करके अपन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। अब और एक चीज हमेशा क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नोट लिख के रखेंगे। इनिशियल क्लासेस में मैंने एक टैटू बनाने के लिए बोला था कॉस्टिंग के अंदर में। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ लो, राइट? वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए आप एक टैटू बना सकते हो। हमेशा मेरा स्टैंडर्ड कौन सा होगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है? स्टैंडर्ड विल ऑलवेज बी standard for actual output. Standard will always be standard for actual output. Standard will always be standard for actual output, ये ध्यान रखना, ठीक है? विद द क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। जैसे मैंने यही ध्यान रखना कि 5 लाख यूनिट का दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट 1 लाख है, तो आपको 1 लाख का पहले स्टैंडर्ड बनाओगे, फिर आप कंपेयर करोगे, राइट? हाँ, 5 लाख के लिए मेरा इतना रुपीस का मटेरियल लगना चाहिए, तो 1 लाख पे कितना लगना चाहिए, ये हो गया स्टैंडर्ड। अब देखो एक्चुअल में 1 लाख बनाने में कितना लगा, तो तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज, यही जो थंब रूल है, यही आपका बजट चैप्टर में काम आता है। बजटरी कंट्रोल, हम बजट जब बनाते हैं, अब क्वेश्चन बजट देगा 5 लाख का, डेटा दे रहा है नीचे 1 लाख का, तो मैं बजट भी तो 1 लाख का ही बनाऊंगा ना, तो वो वहां पे भी सेम कहानी चलेगा उस चैप्टर में भी। क्लियर है यहां तक? अब और एक चीज जो सीखने लायक है, जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो आईसीआई तो नहीं वैसा टेबल बनाता है, बट यदि आपने बनाया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट? अब आपको एक टेबल ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, मटेरियल और लेबर का ही बात कर रहा हूं, ठीक है? वहां तक तो हमेशा ये काम आएगा, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल।
आपके पास डेटा क्या चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, और स्टैंडर्ड कौन सा होगा मेरा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यदि एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है तो वो हो सकता है ए बी सी डी जितना भी होगा, सिर्फ एक ही है तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक से ज्यादा हुआ तो ए बी सी डी जितने टाइप के रॉ मटेरियल है वो आ जाएंगे। लेबर के अंदर में क्या होगा तुम्हारा, टाइप्स ऑफ लेबर्स आएंगे। अब टाइप्स ऑफ लेबर बोले तो लेबर के भी टाइप्स हो सकते हैं क्या, जरूर हो सकते हैं। मैट्रिक फेल, ग्रेजुएट, चार्टर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, अरे यही तो लेबर के टाइप्स है। एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय, लेबर इज अ लेबर, ठीक है। वैसे ही हम लोग उसको अच्छे वर्ड्स में बोले, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, अरे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं ना। अब आपको एक काम में, जैसे एक ऑडिट के अंदर में भेजना था 2 सीए का काम था, बस सीए भी सियाना, 2 सीए जाएगा तो कॉस्टिंग में तो ज्यादा लगेगा, तो उसने क्या किया, 4 आर्टिकल भेज दिए, हो जाएगा क्या, गड़बड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पक्का करके आए होंगे। अब आर्टिकल का यदि उतना दिमाग चलता तो जिसने असाइनमेंट आपको दिया है वो क्यों डिमांड सीए का करता, वो भी बेवकूफ थोड़ी ना था, वही मार्केट से उठा लेता आर्टिकल को कि भाई मेरा करके दे दो काम। आई बात समझ में, दैट इज लेबर में गड़बड़ी। तो लेबर की कैटेगरीज भी हो सकती है, स्किल, सेमी स्किल, वो सब लेबर वेरिएंस में आएगा। क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, जो मेरा एक्चुअल आउटपुट बनाना है उसमें कितना मटेरियल ए लगना चाहिए, कितना मटेरियल बी लगना चाहिए, वो है। अब ये तो क्वांटिटी हो गया, लेकिन इसका खरीदने का रेट भी तो होगा, स्टैंडर्ड रेट, या जिसको अपन स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट बोलो या स्टैंडर्ड प्राइस बोलो, बात एक ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए, एक एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए कितना प्राइस लगेगा मार्केट में, वो हमने पहले से सोच के रखा होगा, तब हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। हाँ, जो हमने सोचा था कि एक यूनिट कितना रुपीस में हमें मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा। वैसे ही मेरे पास एक डेटा होगा एक्चुअल का, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, एक्चुअल प्राइस कितने में हमने खरीदा, और एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, राइट। आई बात समझ में। ये रॉ काम आएगा जब एक ही टाइप का रॉ मटेरियल है, जब रॉ मटेरियल एक से ज्यादा हो, जब रॉ मटेरियल एक से ज्यादा होगा ना, तब आपने गड़बड़ी किया होगा मिक्सिंग के अंदर या फिर उसके आउटपुट में, नॉर्मली मिक्सिंग के अंदर में। तो जब मिक्सिंग आपको एक बता दिया था कि 1:1 में मिक्स करके डालना, लेकिन आपने 2:1 में डाल दिया, तो क्वेश्चन में अपने को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। बताऊंगा मैं विद द टाइम, बट ये कॉलम का काम आएगा। RSQ मींस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है। हमने सोचा था जो भी आउटपुट है वो 1:1 का रेशियो में यूज करना है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी 1:1 का रेशियो में यूज होगा, तब मेरा आउटपुट बन जाता है। और सोचा था 500 केजी एंड 500 केजी, 1000 केजी लगना चाहिए, राइट। रेशियो इक्वल था, 1:1 में लग रहा था। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये 700 केजी लगा और ये 400 केजी लगाया मैंने। देखो ये भी 700 लगाता ना तो मिक्सिंग में तो प्रॉब्लम नहीं था ना, 1:1 ही चल रहा है, बस ज्यादा यूज हो गया। सोचा था 500 केजी में मेरा एक्चुअल आउटपुट बनेगा, आउटपुट जो बन रहा है उसमें 2 मटेरियल लग रहे हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, राइट। दोनों 1:1 का रेशियो में लगना चाहिए था। अब जब एक्चुअल आउटपुट हुआ तो मैंने मटेरियल ए लगाया 700 किलो और मटेरियल बी लगाया 400 किलो, यहां तो मिक्सिंग में ही गड़बड़ी कर दिया।
कम से कम मटेरियल ए 700 लगा तो मटेरियल बी भी 700 लगना चाहिए, या फिर मटेरियल बी 400 लगा तो मटेरियल ए भी 400 लगाओ, कम से कम मिक्सिंग में तो गड़बड़ी मत करो। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बोलता है कि इफ जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने लगाया है वो इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड होता तो क्या होता। एक्चुअल क्वांटिटी को इफ आपने सच में एज पर स्टैंडर्ड ही यूज किया होता, यानी 1:1, तो कितना आता ये 550 और 550। दिस इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूजिंग द एक्चुअल क्वांटिटी in the ratio of standard, using the actual quantity in the ratio of standard, उसी को हम बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आई बात समझ में? और ये कब जरूरत पड़ेगा? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल हो तभी जरूरत पड़ेगा, वरना मिक्सिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? using actual quantity in the ratio of standard quantity, उसी को हम बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है? ये टेबल यदि आपने फ्रेम करना सीख लिया, आधा काम तो वहीं हो जाता है, फिर तो कुछ है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है? लॉजिक्स बैठा देना है, टेबल का पिक्चराइजेशन रखना, किसको किधर कब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कब डिवाइड हो रहा है, ऑटोमेटिकली चैप्टर इजी हो जाएगा। यदि आप फॉर्मूला याद करने गए खुद तड़पोगे बाद में, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फिर हमें डर लगता है कि हम भूल तो नहीं गए, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे होगा। क्यों? फिर ये लगे अरे यार इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना था, क्या था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या करना था। अब कंफ्यूजन, अब समझ नहीं आ रहा कि उस वेब से निकले कैसे। सो बेटर है कि याद मत करने जाना, लॉजिक्स जो रहेगा उसको ध्यान में रखना, कब किधर किससे कंपैरिजन चल रहा है, राइट? अब देखो मैं लॉजिक्स की बात करता हूं, मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है, वही डिस्कस करना है अपन को। मटेरियल वेरिएंसेस, आप लोग भी हेडिंग दे दोगे मटेरियल वेरिएंसेस। टेबल सबके लिए बनाओ, इट शुड बी योर हैबिट। क्योंकि क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के, मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कोशिश करना कि अपन हर क्वेश्चन में बनाए, बिना बनाए भी कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे जहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? अब मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले अपन को क्या सीखना है? अरे सबसे पहला वेरिएंस कौन सा था? कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस पॉजिटिव आएगा तो वी विल यूज द वर्ड फेवरेबल, और फेवरेबल पूरा नहीं लिखना, बस ब्रैकेट में ऐसे एफ लिख देंगे, ठीक है? इफ नेगेटिव आएगा तो वी विल यूज द वर्ड एडवर्स, ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे एडवर्स, ठीक है? अभी बता दूंगा जब सॉल्व करेंगे तो फेवरेबल के लिए वी यूज द वर्ड एफ, एंड फॉर एडवर्स वी विल यूज द वर्ड ए, ठीक है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते हम लोग। कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इतना खर्चा लगना चाहिए था, इतना खर्चा लगा, यही तो कॉस्ट वेरिएंस है। आराम से टेबल पे फोकस करना, कॉस्ट वेरिएंस क्या है? इतना खर्चा लगना चाहिए था, इतना खर्चा लगा, यही तो कॉस्ट वेरिएंस है। जितना एक्चुअल आउटपुट होना है, एक्चुअल आउटपुट हुआ है, उसके लिए हमने पहले से स्टैंडर्ड बना रखा है, इतना ही पैसा लगना चाहिए था, बट एक्चुअल में इतना पैसा लग गया। अरे आराम से करेंगे, कॉस्ट समझ में आया ना? तो कॉस्ट वेरिएंस क्या किया मैंने, कैन आई से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वाओ, फॉर्मूला बना दिया। ये कहां सर, फॉर्मूला में तो बहुत कुछ होता है, वेरिएबल वो लेटर्स होते हैं, लेटर्स तो यूज ही नहीं किया आपने, है ना? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाला आपने?
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू, अब तो आ गया लेटर्स, एस क्यू इंटू एस पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, यही तो था एक्चुअल कॉस्ट। बन गया आपका फॉर्मूला, याद कर लेना बैठ के रात को, कम से कम 15-20 बार बोलोगे तो दिमाग में रिटेन रहेगा ना। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस यही है आपका पिद्दू सा। नेक्स्ट सीखना है प्राइस वेरिएंस। प्राइस, when I say price, it means I have to compare my standard price of procurement with my actual price of procurement. बट जब आप सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करोगे, क्या रुपीज आ जाएगा क्या? यहां 10 रुपए में खरीदना था, ये 12 में खरीदा, 2 रुपए का वेरिएंस। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द क्वांटिटी। विच क्वांटिटी? ठीक है बोला। यदि मैंने सोचा था 10 रुपए केजी खरीदूंगा और खरीदा 12 रुपए केजी, 2 रुपए पर केजी का वेरिएंस है, लेकिन टोटल कितना वेरिएंस हुआ? मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी करूंगा तभी तो मुझे टोटल वेरिएंस मिलेगा। कि हमने सोचा था इस रेट में खरीदेंगे, बट एक्चुअल में आपने इस रेट में खरीदा। ये तो 1 यूनिट का है, ओवरऑल टोटल कितना मटेरियल प्रोक्योर करना था, तभी तो जाके, यानी दिस इंटू दिस, समझ में आया? दिस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, सॉरी दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक्चुअल क्वांटिटी जो मैं परचेज किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो उसका डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे, जब क्वांटिटी का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे, जब अपन बात करते हैं प्राइस वेरिएंस की, तो यहां से परचेज डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि आप पहले ये देखो कि आपने कितने में प्रोक्योर करना चाहते थे, मैंने कितने में प्रोक्योर किया, फिर एक्चुअल में मैंने जितना प्रोक्योर करके दिया उससे बता दो कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी या फिर बुरी थी। सो बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हुआ ना।
क्लियर है? प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। अभी तो मैं कहीं घुसा ही नहीं अंदर, इसको और ब्रेक कर सकते हैं क्या? फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं, ये भी तो बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये सब बुक में दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना। हाँ ठीक है, वो ऐसे ही ब्रेकअप करते हैं और कुछ नहीं है। तो आपको लिखना है लिखो, वरना मत लिखो, अपने को बस ये पता होना चाहिए। हाँ वही आएगा, तो शाणे बनते हैं, फॉर्मूला इतना सारा डाल देते हैं। तो शाणा नहीं बनना है, अपने को लॉजिक्स पकड़ लेना है कि जब मैं प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूं, आई हैव टू कंपेयर माय स्टैंडर्ड प्राइस विद द एक्चुअल प्राइस। बट ये तो पर यूनिट आ रहा है, तो अब मुझे मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी भी तो करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से नहीं, परचेज डिपार्टमेंट तो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोक्योर करके दे रहा है ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? वैसे ही यूजेज वेरिएंस, अब यूजेस के अंदर में हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजेस के अंदर में हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाले की। इफ आपको याद नहीं रहेगा तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के पास में लिख लो परचेज डिपार्टमेंट, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के पास में लिख लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यूज, यूज बोले तो इतना करना था और हमने इतना किया, ज्यादा किया तो मतलब खराब बात है। कितना रुपए का नुकसान हुआ? मल्टीप्लाई बाय ये प्राइस करूं क्या? ये प्राइस कर लिया तो प्रोडक्शन वाला गुस्सा आ जाएगा। प्रोडक्शन वाला बोलेगा 500 किलो यूज करना था, मैंने तो 400 ही किया, और महंगा है, कम से कम 10 रुपए पर केजी। कोई बात नहीं, खड़े खड़े भी डिस्कस कर लेंगे। 10 रुपए, हाँ 10 रुपए पर केजी तो हमने महंगा ही खरीदा होगा, क्या पता परचेज वाला। तो प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा? क्या करना है अपने को? क्वांटिटी से कंपेयर करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रुपीज निकालने के लिए गलती से भी यदि आपने एक्चुअल प्राइस से किया तो प्रोडक्शन वाला गुस्सा हो जाएगा। वो बोलेगा परचेज वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे पे क्यों डाल रहे हो? तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। दिस इज माई मटेरियल यूजेस वेरिएंस। बुझी पैसा? तीनों वेरिएंस समझ में आया? यहां पे कॉस्ट वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल से नहीं करोगे। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यूजेस के अंदर दो और था, मिक्स एंड यील्ड। मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बोला कि क्या निकालना पड़ता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब आप मिक्सिंग का कंपैरिजन करते हो तो यू हैव टू कंपेयर दिस क्वांटिटी विथ योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। या फिर देखो दो तरह का है। अब आपका एक नया आया मिक्स वेरिएंस में, ये चीज नहीं आ जाएगी, जब एक से ज्यादा होगा तब तभी हम लोग को मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस निकालना है। ये क्लियर है? हाँ हाँ, एक से ज्यादा होगा तभी मिक्स और यील्ड का काम आएगा, क्योंकि देखो यूजेस के नीचे दो ब्रांचेस थी, मिक्स और यील्ड, राइट? तो दोनों तभी हो सकते हैं जब एक से ज्यादा मटेरियल हो मेरे पास में, राइट? तो अब इतना यूज करना था, इतना यूज किया, एक कंपैरिजन। एक कंपैरिजन क्या है? एस यदि हमने रेशियो भी सही मेंटेन किया होता तो हमें इतना यूज करना चाहिए था, और एक्चुअल में हम कितना यूज कर रहे हैं? एडवर्स आना ही है, ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक कंपैरिजन ये, और एक कंपैरिजन है स्टैंडर्ड के साथ, कि आपको आउटपुट यील्ड देखना है कि 550 केजी यूज करना था यदि मिक्सिंग प्रॉपर रखना है, और स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 500। तो आपने 50 तो फिर भी ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग आपने किस पे लिया था? एक्चुअल पे लिया है, और एक्चुअल मेरा ऑलरेडी क्या है? स्टैंडर्ड से ज्यादा है, राइट? तो हमेशा यूजेस के अंदर में जब अपन निकालेंगे तो दो सब आ गए इसके अंदर, एक आ गया मटेरियल
मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या था? मिक्सिंग करने में ही गड़बड़ी कर दी हमने, राइट? ये देखो मिक्सिंग करने में ही गड़बड़ी कर दी थी ना। तो मिक्स वेरिएंस कंपेयर करने के लिए ये कंपैरिजन है, यील्ड कंपेयर करने के लिए ये है मिक्स वेरिएंस, ये, और यील्ड के लिए ये। बट ये तो सिर्फ क्वांटिटी कंपैरिजन है, हमें तो रुपीस चाहिए वेरिएंस के लिए, कितना रुपए का नुकसान या फायदा हुआ। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस करूं या एक्चुअल प्राइस करूं? एक में एक्चुअल, एक में स्टैंडर्ड प्राइस। फिर से बोल रहा हूं, देखना अच्छे से समझना। यहां थे, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला। इसमें हमने प्राइस को कंपेयर किया, लेकिन क्वांटिटी कौन सा लिया? एक्चुअल। ठीक है, इसमें हमने क्वांटिटी को कंपेयर किया, प्राइस कौन सा लिया? स्टैंडर्ड। इसी के तो दो बच्चे हैं, समझ में आया? इसी के तो दो बच्चे हैं, यदि प्राइस ही बदल दोगे तो वेरिएंस फिर मैच ही नहीं होगा ना। आई बात समझ में? यहां पे भी क्वांटिटी कंपैरिजन, इधर भी क्वांटिटी कंपैरिजन, इधर भी क्वांटिटी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक तो कॉमन ही रहेगा इसमें, दैट इज प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस इधर था, इधर भी स्टैंडर्ड प्राइस और इधर भी स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आया? ये क्लियर है? तो जब अपन मिक्स वेरिएंस करेंगे, दिस, इसको कंपेयर करना है मल्टीप्लाई बाय, यील्ड वेरिएंस करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि यूजेस के ही दो पार्ट है आपके पास में। क्लियर है? आई बात समझ में? तो लिखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मीनिंग अपन ऊपर लिख चुके थे। हम्म, हाँ, यील्ड बोलो या फिर सब यूजेस बोलो। हाँ, हाँ, राइट, अलग अलग। किसका? इसका लॉजिक ये है, यदि आपने मिक्सिंग ही ठीक किया होता तो यहां कोई वेरिएंस नहीं आता मिक्सिंग करने में। फिर जो वेरिएंस होता हो सकता है स्टैंडर्ड में मिक्स ही हमने गलत सेट कर रखा है, स्टैंडर्ड का मिक्स गलत सेट कर रखा है, तो ये कितना भी आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर लो, आपका वेरिएंस आना ही आना है, राइट? उसका लॉजिक यही है कि हो सकता है हमने मिक्सिंग सेट करने के टाइम में मिस्टेक कर दिया, उसको हम कंपेयर करने के लिए यील्ड वेरिएंस देखते हैं। और जब हमने मिक्स जैसा डिसाइडेड था वैसा नहीं यूज किया, उसके लिए हम लोग मिक्स वेरिएंस चेक करते हैं। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था 1:1, 1:3, 2:3, जो भी डिसाइड किया, यदि आपने वो भी नहीं फॉलो किया तो आपका मिक्स वेरिएंस गड़बड़ आएगा। यदि आपने वो फॉलो किया है, लेकिन हो सकता है हमने स्टैंडर्ड में ही कुछ उल्टा फुल्टा सेट करके रखा था, तो मेरा यील्ड वेरिएंस गलत आएगा, फिर मेरा आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कि जरूरत था 1:1 नहीं 2:1 का, लेकिन आपने दोनों मटेरियल को इक्वल इक्वल यूज करते गए, तो आपका आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट वैसा नहीं निकला जैसा आपको चाहिए था, राइट? तो वो कंपैरिजन होता है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे टेबल पे अभी तक हमने क्या सीखा, इसको इससे कंपेयर, राइट? हर कॉलम्स का यूज होगा, इसको इससे कंपेयर इनटू दिस, इसको इससे कंपेयर इनटू दिस, दिस दिस कंपेयर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। यही है ओवरऑल मटेरियल वेरिएंसेस। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहां आगे चल के एक क्वेश्चन में आपको एक ये मदद करेगा, लिख के रखना। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट माइनस टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट माइनस टोटल एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं अपन, बताओ? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिस वाज मटेरियल वेरिएंसेस। वेरिएंसेस के नाम याद हुआ, लॉजिक याद हुआ, किसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्लियर है ना? क्योंकि इतना ही है ओवरव्यू के हिसाब से, बाकी तो जितना अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आइडिया लगेगा। ठीक है? देखो बेसिक क्वेश्चन है, आराम से जैसे अपन ने लिखा होगा फर्स्ट पेज में उसी के हिसाब से चलेंगे। पहले आराम से इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। कहना कहना चलो 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 आओ देखो, पहले चारों इलस्ट्रेशंस में मैं टेबल ड्राफ्ट करता हूं, ठीक है? बाकी तो आप ऐसे ही फट 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 निकाल दोगे। इसमें तो वैसे भी इजी है, ये तो वार्म अप क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ प्रोडक्ट जेड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी 50 लगना था, एक प्रोडक्ट है जेड जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना है? 50 यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1 रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपए, तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया? 50। अब जब एक ही के बारे में बोला है तो रिवाइज का तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। रिवाइज कब चाहिए? जब एक से ज्यादा मटेरियल हो तब, राइट? तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना यूज किया? एक्चुअल प्राइस उनको खरीदने में कितना लगा? 80 पैसे। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया मेरा? 36 रुपीज। अब देखो टोटल कॉस्ट लगना था कितना, लगा कितना? अच्छी बात है, वी आर इन अ फेवरेबल पोजिशन। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो फेवरेबल है। अब ये कॉस्ट फेवरेबल हुआ कैसे? उसके रीजन या तो प्राइस भी हो सकता है और यूजेज भी हो सकता है, ऐसा सकता दोनों ही फेवरेबल थे मेरे, राइट? तो यहां पे मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आया? 50 माइनस 36 14। यू विल राइट लाइक दिस, 14 ब्रैकेट में एफ, फेवरेबल। फायदा हो रहा है ना? एक यूनिट को बनाने में 50 रुपए लगने चाहिए थे मेरे टोटल बेसिस पे, और मेरा खर्चा लगा सिर्फ 36 रुपए। फायदा हुआ या नहीं हुआ? वैल्यू वाइज फायदा हुआ ना? अब देखो क्वांटिटी वाइज भी फायदा हुआ। कैसे? उस प्रोडक्ट जेड को बनाने में 50 यूनिट्स यूज करना था तुम्हें,
एज पर द स्टैंडर्ड, लेकिन तुमने वो प्रोडक्ट जेड कितना यूनिट्स यूज करके बना दिया भाई, अच्छी बात है ना, 5 यूनिट कम यूज किया तुमने, राइट? क्लियर है? तो कॉस्ट वेरिएंस क्लियर है। अब मेरे को प्राइस वेरिएंस देखता हूं। मैंने सोचा था 1 रुपए में खरीदूंगा रॉ मटेरियल, 1 रुपए में खरीदूंगा पर यूनिट, बट मैंने कितने में खरीदा? अच्छी बात है ना, 20 पैसा बचाया तो मेरा फेवरेबल हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ एक का हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 45, तो कितने का फायदा किया मैंने? 9 रुपए का फायदा हुआ, फेवरेबल ₹9, ब्रैकेट में हम एफ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, देखो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, वेरिएंस नहीं है वो, वेरिएंसेस वर्ड यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑल द वेरिएंसेस व्हिच कम्स अंडर मटेरियल कैटेगरी। एंड सिंस यहाँ पे एक ही मटेरियल है तो मेरे को मिक्स और यील्ड निकालना ही नहीं है, तो 3 वेरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट, प्राइस, यूजेस। क्लियर है? कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, यूजेस, यूजेस में हम किसको कंपेयर करते हैं? क्वांटिटी को। यूज करना था 50, यूज किया सिर्फ 45, यस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब 5 रुपए इधर भी बचाया हमने। देखो 9 + 5 = 14 फेवरेबल, तो ये जो 14 ओवरऑल टोटल फेवरेबल आ रहा है उसके 2 रीजन है, एक प्राइस में भी बचत किया हमने और एक यूज करने में भी बचत की हमने। आई बात समझ में? बस इसको सीधा सीधी ऐसे ही लिखना था और कुछ नहीं करना कॉपी में। बट बेस्ट रहता है जब आप लिखते रहते हो, बाकी फॉर्मूला का मार्क्स नहीं, जो आपका एंड रिजल्ट है उसका मार्क्स है। समझ में आई? एकदम पानी सा पिद्दू सा क्वेश्चन, फटाफट कॉपी में उतार लो, जैसे किया वैसे उतार लो, टेबल बना लो, फिर एक एक करके लिख दो, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू दिस, प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। एंड एग्जाम में प्लीज शॉर्टकट मत लिखना, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी लिखना पूरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। हाँ वो आप कर सकते हो, एसक्यू, एसपी, एससी ये सब यूज कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया तो 2 देखो, जिसका 1 हो गया वो 2 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। दोनों के पास ही बुक नहीं? क्यों अवेयरनेस आ रही है? तुम तो पुस्तिका कहाँ है? पुस्तक जितनी गंदी उतने ज्यादा मार्क्स। गंदी का मतलब ये नहीं है देखो नंबर 2, 1 हो गया था। नंबर 2, एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कितना दिया? मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, 70 kg ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड कितना चाहिए? 100 किलो का मटेरियल चाहिए, राइट? प्राइस पर केजी 1 रुपए लगेगा। एक्चुअल में आउटपुट कितना किया? 2,10,000 kg। तो एक काम करो, बस कंपेयर कर दो सीधा, 100 किलो यूज होना चाहिए था, यूज कितना कर रहे हैं हम? 2,80,000 kg। कंपेरेबल है क्या? ये जो 100 kg है किसके लिए? 70 kg ऑफ आउटपुट के लिए। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? ये है ना,
तो हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए। तो 2,10,000 का स्टैंडर्ड कितना होगा? इफ आपको 2,10,000 का आउटपुट निकालना है तो कितना स्टैंडर्ड केजी यूज होना चाहिए था? इफ 70 केजी आउटपुट के लिए 100 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए, ये स्टैंडर्ड था। तो 2,10,000 केजी आउटपुट निकालने के लिए कितना रॉ मटेरियल आपको लगना चाहिए? 3,00,000 केजी। समझ में आया? क्लियर है ये? समझ में आया ना? इसी को मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, राइट? तो अब टेबल बनाना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए? 3,00,000 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,00,000 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या प्रॉब्लम? बस ऊपर में फर्स्ट लाइन में लिख देना एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू 2,10 केजी। तो हम जो ये स्टैंडर्ड लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही है। तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया? 3,00,000, है ना? एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज किया 2,80,000। एक्चुअल प्राइस तो नहीं पता, तो क्या हो गया? टोटल कॉस्ट तो पता ही है, तो क्या हमारी एक्चुअल प्राइस निकल सकती है? 2,52,000। तो क्या एक्चुअल प्राइस नहीं पता, क्या हम निकाल सकते हैं क्या? अरे लॉजिकल है, 2,52,000 रुपए लगे हैं टू एक्वायर 2,80,000 केजी। तो पर केजी कितना हो गया? 90 पैसे, 0.90। ये समझ में आया क्या? 0.90 कैसे आया? दिस डिवाइडेड बाय दिस। मैंने बोला कि सब्जेक्ट को एक तो भूल जाना कोई एक तरीका होता है, फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, लॉजिक है, प्योर बुद्धि है। बुद्धि है तो ये सब्जेक्ट कमांड में है, वरना ये सब्जेक्ट गया तेल लेने। नहीं पढ़ के भी आप बहुत बार पास हो सकते हो, बस वहां पे ये चलना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे प्यार से करते जाओ, कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो निकाल ही लोगे। ठीक है? टेबल बन गया तो वेरिएंसेस निकाल लो। 3 वेरिएंसेस पूछे क्वेश्चन ने, चौथा पूछ ही नहीं सकता। चौथा पूछने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। मटेरियल यूजेस पूछा, प्राइस पूछा, कॉस्ट पूछा। कॉस्ट लगना था 3,00,000, लगा 2,52,000, मतलब 48,000 फेवरेबल। कॉस्ट मीन्स ओवरऑल टोटल कॉस्ट। पहले वाले में भी मैंने टोटल को ही कंपेयर किया था। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ओवरऑल टोटल बेसिस पे कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट? हाँ, क्वांटिटी नहीं। हाँ, नेक्स्ट करना है। एक से ज्यादा है ना उसमें। ये सब पिद्दू से वार्म अप क्वेश्चन है। एंड क्रॉस चेक समझ में आया था ना? क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन, दैट योर प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस शुड बी इक्वल्स टू योर कॉस्ट वेरिएंस। यदि हाँ, नहीं निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तुमको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
पहले टेबल बनाओगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। 40% मटेरियल ए लगता है, 60% मटेरियल बी लगेगा आपका, और रेट दिया हुआ है 20 रुपए और 30 रुपए, ठीक है, पर केजी। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। मतलब यदि मैं 100 केजी डालूंगा तो मेरा आउटपुट कितना होगा? 90 केजी। 10% तो इनपुट में लॉस होता ही होता है। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर ए पीरियड शोड द फॉलोइंग यूजेस। ये तो एक्चुअल है, कॉस्ट रिकॉर्ड एक्चुअल का बता रही है। तो यानी मैंने एक्चुअल क्वांटिटी, अपने पास एक दो है, एक ए है और एक बी मटेरियल है। एक्चुअल में 90 केजी यूज किया है और 110 केजी यूज किया है, ये क्लियर है। एक्चुअल प्राइस पता है 1834, एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा कितना? 1620, 3740, तो टोटल 5360, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट कितना है? द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 kg। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 kg। ये प्रोड्यूस किया है, मशीन में कितना डाला होगा? ये तो 90% होगा ना। हम 100% मटेरियल डालते हैं, निकल के कितना आता है? 90%। 10% तो मशीन में ही खत्म हो जाता है ना। तो ये तो मेरा एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट तो 90% है, तो मैंने इनपुट कितना किया होगा? 182 डिवाइडेड बाय 90%। यही तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हुआ। मेरे को इनपुट करना कितना चाहिए था? 182 केजी का आउटपुट चाहिए, तो इनपुट कितना करना पड़ेगा? 202.22 केजी। ये क्लियर है, सबको समझ में आया? तो मेरा इनपुट होगा 202.22 केजी, है ना, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। एंड ये 202.22 केजी किस रेशियो में? 40-60%। स्टैंडर्ड में तो 40% बोले तो 80.89, और ये 121.33। समझ में आया ना? ये क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस 20 और 30, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा कितना? बोलो बाबा। 363 अच्छा 3640 अप्रोक्स कर लिया, कोई बात नहीं है, वो चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो 33 इंफिनिटी है ना। 121.33 इंफिनिटी है, इंफिनिटी। हाँ, वो ऊपर से कंपेयर करने के लिए तो किया ना। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेशन चलता है वो, कोई बात नहीं। आपने 0.1 पैसा का अप्रोक्सीमेशन किया। 52.8। अब यहां पे एक चीज देखो, क्या हमने ये जो 200 केजी एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया है टू गेट एन आउटपुट ऑफ
182 kg, हमने 200 kg ऑफ इनपुट ही तो यूज किया एक्चुअल में टू गेट एन आउटपुट ऑफ 182 kg। क्या हमारा प्रोपोर्शन सही है क्या? क्वेश्चन ने बोला था 40 एंड 60% में, तो ये 200 किलो क्या हमने 40% 60% में यूज किया है क्या? एटलीस्ट वो तो सही करते। नहीं किया तो मुझे क्या निकालना है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड। ऑलवेज। अब सारे वेरिएंसेस निकल जाएंगे। एक बार ये बन गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सारे वेरिएंसेस निकालो। इस क्वेश्चन में मेन था 202.22, वहां गड़बड़ी कर देते हैं। वहां आप क्या करते हो, एक्चुअल आउटपुट है 182, स्टैंडर्ड भी 182 पकड़ लेते हो, वहां मिस्टेक होता है। इसमें 5257.8 माइनस 5360, 5257.8 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। हाँ हाँ, सिंबल्स नहीं डालोगे आप, माइनस प्लस बोल के कोई सिंबल नहीं होगा ब्रैकेट में, बस आप लिख दोगे ए एडवर्स इफ माइनस में आ रहा है तो।
तो हमें तो कंज्यूम से मतलब है, ये उसके लिए नहीं है, ये तो कहानी है। अच्छा, आपने कुछ ओपनिंग स्टॉक भी यूज किया होगा, कुछ ड्यूरिंग द ईयर परचेज वाला भी तो यूज किया होगा, तो उससे कॉस्टिंग बदल जाएगा तुम्हारा। ओपनिंग वाले का प्राइस कुछ और होगा और ड्यूरिंग द ईयर वाले का प्राइस कुछ और होगा, तो तुम्हारा टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो आएगा वो कुछ और आएगा। हाँ, उसमें से कितना पड़ा होगा अभी भी तुम्हारे पास? क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है वो एक्चुअल परचेज वाला ही तो पड़ा होगा। जो ड्यूरिंग द ईयर बाई किया है वही तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में होगा, क्योंकि ओपनिंग वाला तो मैंने यूज कर लिया होगा, राइट? तो उस तरीके से निकलेगा। चलो करेंगे डिस्कस। ये हो गया क्या? और क्या निकालें? 5 ही वेरिएंस है, कॉस्ट, प्राइस, यूजेस, मिक्स, यील्ड। चेक खुद कर लो, दिखाना नहीं है चेकर को, नहीं, खुद के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन कि मेरा मिक्स प्लस यील्ड करके यूजेस आ रहा है क्या, यूजेस प्लस प्राइस करके क्या कॉस्ट आ रहा है क्या। इफ आ रहा है मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं की। आई बात समझ में? मौका है, दस्तूर है, और एक कर लिया जाए। टिया जी कहाँ पहुंची? डाउट लगता है, एक तो बोलता नहीं है, पूछता नहीं है। RSQ एक ही बार आया, उसी में पता चल गया कुछ करेगा। पर इधर जाओ तो, नजदीक जाओ तो, प्रॉब्लम थोड़ी ना है, नहा के आता है वो। दोनों में से जिसको समझना है। थोड़ा सा एक आधा अच्छा संगत लगा देगा वो, बाकी बाकी कोई बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे हथेलियों की रेखाएं मिटे। चलो, ABC Limited produces an article by lending two basic raw materials. It operates a standard costing system and the following standards have been set for raw material. दो रॉ मटेरियल लगता है उसको अपना एक आर्टिकल को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, एंड दैट टू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%, और उसका स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। अ स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। प्रोसेस करने में नुकसान हो जाता है 15%। ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 kg। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना हुआ? ये तो एक्चुअल आउटपुट है मेरा। ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ कंपनी प्रोड्यूस्ड 70, इतना तो एक्चुअल आउटपुट हुआ है। तो मेरा इनपुट कितना होना चाहिए? 1700 डिवाइडेड बाई 85% करोगे, दिस इज योर 85% ना। 15% मशीन में ही खत्म हो जाता है, तो आउटपुट कितना आ रहा है? 85%। दिस इज योर 85%। तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना हुआ? तो कहना ही से माई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी किस रेशियो में लगेगा? 40% एंड 60%। तो भाई जी बताइए आप लोग मेरे को, 2000 किलो 40%, 800 kg, तभी तो 2000 होगा। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में 4 और 3, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोलते, 3200, कुछ भी बोल रहे हो। स्टैंडर्ड डेटा तो क्लियर आई थिंक, है ना? पंगा है एक्चुअल में। देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर। रॉ मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 35 किलो और क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 5 किलो, और रॉ मटेरियल खरीदा हमने 800 किलो। इसका मतलब हमने यूज कितना किया? 35 प्लस 7 95 kg, इतना यूज किया होगा हमने, है ना? 35 kg तो ओपनिंग स्टॉक वाला यूज किया। अरे देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज तो कंज्यूम्ड होगा। ओपनिंग स्टॉक 35 है, परचेज 800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब
30 kg कंज्यूम किया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्चुअल क्वांटिटी हमने 830 kg ए का यूज किया है। अब यहाँ पे ए में भी बाइफिकेशन है, 800 kg में 35 kg हमने ओपनिंग स्टॉक वाला यूज किया। अरे टोटल 830 kg आपने कंज्यूम किया है, उसमें से 35 kg तो ओपनिंग स्टॉक वाला यूज किया होगा एंड बाकी करंट ईयर परचेज वाला यूज किया है। करंट ईयर का परचेज में से कितना यूज किया? 795। प्राइस नीचे देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट, यानी ओपनिंग स्टॉक का प्राइस कितना है? 4 रुपए। 4 रुपए, हाँ ए का ही सेग्रीगेट किया है। ओपनिंग स्टॉक का प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस जितना ही था, तो मैंने जो 35 केजी यूज किया वो तो 4 रुपए पर केजी वाला यूज किया है, और जो करेंट ईयर की परचेज वाला यूज किया है उसका प्राइस कितना है? 3400 डिवाइडेड बाई 800 करूंगा तो करेंट ईयर का प्राइस निकलेगा ना। अरे करंट ईयर में हमने खरीदा 800 केजी और उसके लिए पेमेंट किया 3400, तो पर केजी क्या रेट में बाय किया? 4.25। आया समझ में? तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा इधर 140,3378.75। ठीक है। वैसे ही मटेरियल बी का बात होगा। मटेरियल बी कितना यूज किया हमने? 1190 केजी यूज किया है। अब इस 1190 में पहला 40 केजी तो ओपनिंग स्टॉक यूज किया, उसका प्राइस था 3 रुपए, एंड बाकी करंट ईयर का परचेज वाला यूज किया, उसका प्राइस कितना है? अरे 3000 डिवाइडेड बाई 1200 करोगे तो करंट ईयर का परचेज का प्राइस पर केजी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? तो मेरे को टोटल एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो गया? 2020, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट 6513.75। तो कॉस्ट वेरिएंस तो क्लियर है, इसमें से ये जाएगा तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। प्राइस वेरिएंस को प्रॉपर निकालने के लिए, प्राइस वेरिएंस प्रॉपर निकालने के लिए कुछ तो देता, देना ही पड़ेगा, वरना हम कैसे लेंगे? देना ही पड़ेगा ना उसको। फिर नहीं करते, प्राइस नहीं पता होता तो नहीं कर पाते। यहाँ तो प्राइस पता है। यहाँ देखो, कुछ 4 रुपए पर केजी वाला यूज कर रहे हैं, कुछ 4.25 वाला भी तो कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम है ना। जो 4 का था वो 4 में कर रहे हैं, उसमें कोई वेरिएंस नहीं है, लेकिन वेरिएंस तो 4.25 में आ रहा है ना। खरीदना था 4 रुपए पर केजी, बट यूज कर रहे हो 4.25 वाला मटेरियल, ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। आई बात समझ में? RSQ क्यों अलग अलग निकालेंगे? RSQ क्या होता है? स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2020 केजी। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्या था? 40/60। तो उसमें क्यों अलग अलग करना है? 808 एंड दिस इज माय RSQ। अलग अलग निकालना पड़ेगा, और कुछ अलग निकालना ही क्यों है? जो 4 सेम है उसका तो कोई वेरिएंस आएगा ही नहीं। हाँ, 4 माइनस 4.25 मल्टीप्लाई बाई 795। हम तो उसी को कंपेयर कर रहे हैं ना। अरे देखो, समझो मेरी बात, आपने ये टेबल बनाया,
अब आप इसको कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, दिस माइनस दिस इनटू दिस, जीरो ही आएगा ना। तो मेरा प्राइस वेरिएंस बेसिकली क्या आएगा, दिस एंड दिस इनटू, एंड जब क्वांटिटी वेरिएंस करोगे तो क्या होगा, दिस माइनस दिस इनटू दिस। क्वांटिटी में तो एक कितना टोटल यूज किया वही तो देखना है अपने को, उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक वाला यूज किया ना परचेज यूज किया, मुझे तो टोटल कितना रॉ मटेरियल ए लगा है वो देखना है। आई बात समझ में। तो पहले तो ये टेबल का ड्राफ्टिंग में किसी को डाउट है तो पूछो। टेबल का ड्राफ्टिंग, अरे देखो क्या होता, ओपनिंग स्टॉक इफ स्टैंडर्ड प्राइस जितना नहीं होता ना, तब तो प्राइस वेरिएंस भी ब्रेक करके निकालना पड़ता। सपोज मेरा ओपनिंग स्टॉक 5 रुपए केजी वाला होता तो स्टैंडर्ड प्राइस था 4 रुपए, ओपनिंग स्टॉक वाला है 5 रुपए, तो वेरिएंस तो इधर ही आ गया 1 रुपए का, तो फिर उसका भी निकालना पड़ता। सिंस यहाँ क्वेश्चन ने बोला दैट योर ओपनिंग स्टॉक प्राइस इज इक्वल्स टू योर स्टैंडर्ड प्राइस, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक में हमें कोई वेरिएंस निकालने का जरूरत नहीं है। हाँ राइट, अलग अलग निकलता फिर। सर क्लियर है, क्यों करना था अलग अलग। हम्म, हम्म, प्राइस वेरिएंस में क्वांटिटी। सबसे तो प्राइस वेरिएंस निकालेंगे तो मटेरियल 790 हैवी होगा। हाँ राइट, वो तो इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे ना।
ठीक है, कॉस्टिंग मैनेजेबल है। हम लोग जिनका पहले आपका जो लोग मिक्स में निकालेंगे RSQ जो है आगे जो टोटल क्वांटिटी दिस माइनस दिस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अलग अलग क्यों करना है? प्राइस तो जब मुझे स्टैंडर्ड प्राइस ही लेना है तो अलग अलग लेके क्या फायदा? क्या चीज, क्या पूछ रहा था दीक्षित? नहीं नहीं, पूरा जितना आपने मटेरियल ये यूज किया है वो हमने अलग अलग किया जस्ट फॉर द प्राइस वेरिएंस। यूजेस में क्या करते हैं हम? दिस और दिस कंपेयर करते हैं हम। यूजेस में क्या करते हैं हम? अच्छा, यूजेस पूछ रहा है, यील्ड नहीं पूछ रहा। यूजेस के अंदर क्या करते हैं? दिस माइनस दिस करोगे ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करोगे। यहां अलग अलग क्यों करना था? 800 एंड 830, हाँ राइट। अरे वो अलग अलग तो सिर्फ प्राइस के लिए होगा ना बाबा। देख लो कोई कंफ्यूजन है तो। क्या करूं? नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस
क्लियर है यहाँ तक? बाकी आंसर से करते हैं। क्या चीज? प्रैक्टिकल वाला नहीं किया था, आंसर ही नहीं करे। कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ? एकदम सिंप्लीफाइड है। वंस यू हैव ड्राफ्टेड द टेबल फिर तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में करेंगे, कंपाइलर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 8 14 ट्राई करना, ठीक है? दैट विल बी योर होमवर्क। 2 8 14 से एक आधा तो हो जाना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल करने का तो वो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल